ठीक। तो पिछले क्लास में हम लोग सेल डिवीजन का कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? अच्छा, ये सेल डिवीजन क्या नंबर क्लास हम लोग आज? 4 नंबर क्लास होगा ना? आज हम लोगों का सेल डिवीजन का चौथा क्लास है। पिछले क्लास से हम लोग कहाँ पर शुरू किया था? पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे माइटोसिस। माइटोसिस का और भी कई एक नाम था ना? माइटोसिस भी नाम था, माइटोटिक भी नाम था, इक्वेशनल भी नाम था और सोमैटिक सेल डिवीजन भी नाम था। ये 4 नाम था। माइटोसिस कैसा खुले की तकसीम का तरीका था? ये खुले की तकसीम का एक ऐसा तरीका था जो सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल में होता है, जिस्मानी खुलियों में होता है। इससे मदर सेल एक बार डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाता है और उन दोनों नए डॉटर सेल में, डॉटर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद मदर खुलिये के बराबर होती है। इसी बिना पर इसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते थे। ठीक, तो माइटोसिस का ये डेफिनेशन बताया था। फिर माइटोसिस के बारे में ये बताया था कि खुलिया खुद से डिवाइड होने से पहले खुद को जो रेडी करता है, याद है? उसको बताया था इंट्राफेज बोलते हैं। बताया था सेल साइकिल। सेल साइकिल का एक और भी नाम था क्या? माइटोटिक साइकिल। मतलब सेल साइकिल या माइटोटिक साइकिल का मतलब क्या होता है कि खुले कोई भी खुलिया उसको 2 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। एक में उसकी तकसीम होती है, दूसरा में वो खुद को तकसीम के लिए तैयार करता है। या ऐसे बोले कि वो पहली स्टेज में क्या करता है, खुद को तकसीम के लिए तैयार करता है और दूसरे स्टेज में वो खुद को डिवाइड करता है। तो जो खुद को जब तैयार कर रहा होता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? इंट्राफेज बोलते हैं। उस वक्त खुलिये के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि उसमें उस खुलिये के अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब खुलिये के अंदर बहुत सारा रिएक्शंस तेज़ हो जाता है। उसके अलावा खुलिये के साइज़ में इजाफा होता है। उसके अलावा बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए का मिकदार बढ़ता है। उसके अलावा बताया था कि बाकी जितना सेल ऑर्गेनल है सब तादाद में डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो सब स्टेज का अपना अलग अलग एक नाम था। ऐसे पहला वाला का नाम G1 फेज था। इंट्राफेज को भी कई स्टेज में फिर लास्ट टाइम पार्ट करके दिखाया था। G1 फेज। G1 फेज में क्या था? देखिए कॉपी में क्या लिखा हुआ है कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस। और भी कुछ लिखाया था उसमें, खुलिये का साइज बढ़ता है ना? अच्छा, उसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिए। कहाँ पर? G1 फेज में एक पॉइंट और जोड़ लीजिए। जगह है? छोटा छोटा करके हटा लीजिए। बोले आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। लिख लीजिए G1 फेज में आरएनए और का प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। मतलब खुलिये के लिए प्रोटीन को और आरएनए को अरेंज किया जाता है। ठीक, उसमें एक छोटा सा लाइन और जोड़ लीजिए, नो चेंज इन डीएनए। नो चेंज इन डीएनए लिख लीजिए, फिर बता रहे हैं क्या बोला आपको। G1 फेज में कुछ पॉइंट को बढ़ाने बोला, बढ़ा लिए ना? मतलब कि G1 फेज में माइटोसिस जो इंट्राफेज का G1 फेज होता है उस पर डीएनए में कोई तब्दीली नहीं होती है। किस में तब्दीली डीएनए में होती है? S फेज में। लिखा हुआ है इस फेज में ना कि S फेज में क्या होता है? रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक ना? और उसमें एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए। क्या बढ़ा लीजिए? न्यूक्लियर मैटर डबल्स इटसेल्फ। मतलब जो न्यूक्लियर मैटर है वो खुद को डबल कर लेता है। कौन है न्यूक्लियर मैटर? बोलो तो बाबू, कौन है न्यूक्लियर मैटर? क्रोमैटिन मैटर, है ना? याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। लिख लिए, ये पॉइंट ऐड कर लिए। ये पॉइंट छूट गया था उस दिन, ठीक ना?
अच्छा G2 फेज में क्या लिखा है, एक बार रिपीट कीजिएगा हमको। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ये बाकी जो चीजें हैं उनका तकसीम होता है ना। आर डिवाइडेड, माइक्रोफिब्रिल्स आर फॉर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर। मैंने बताया था कि स्पेंडल फाइबर बनने के लिए वो फाइबर आहिस्ता आहिस्ता तैयार होने लगता है। कौन ये फाइबर तैयार करता है, तैयार कौन करता है? ये फाइबर जो रेशा है कौन तैयार करता है? सेंट्रोजोम। चलिए, तो उसी के हम लोगों का सेल साइकिल खत्म हो गया था। आज चलते हम लोग खुलिये के तकसीम की तरफ। तो खुलिये की तकसीम, जब खुलिया तकसीम होगा तो क्या बताया था, उसका पहले कौन तकसीम होगा? न्यूक्लियस। सबसे पहले कौन तकसीम होगा? डिवीजन ऑफ पहला तकसीम होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या नाम था इसका बताया था? कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस। फिर दूसरा स्टेज क्या था इसका? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। वो इससे पहले ही बता चुके हैं ये बात, हम फिर बता रहे हैं इसको। साइटोकाइनेसिस। तो खुलिया का तकसीम जब होगा तो सबसे पहले क्या तकसीम होता है उसका? न्यूक्लियस। बाद में तकसीम होगा साइटोप्लाज्म। ठीक, तो अभी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्योकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग देते हैं हम लोग कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस बोले तो डिवीजन ऑफ कार्योकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यह कार्योकाइनेसिस 4 छोटे छोटे मरहलों में, 4 छोटे छोटे स्टेज में बटा हुआ है। पहला स्टेज का नाम है प्रोफेज, दूसरा का नाम है मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। मतलब न्यूक्लिया के तकसीम होगा, वो तकसीम भी छोटे छोटे 4 स्टेज में उनको बांटा गया है। मतलब बांटा गया किस बिना पर? जब वो तकसीम होता है न्यूक्लियस तो उसमें कई तरह की तब्दीलियां दिखाई देती हैं कि तो उन तब्दीलियों को, उन चेंजेस को पार्ट पार्ट करके डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला हिस्सा का नाम देगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अभी सबसे पहले पढ़े किसके बारे में हम लोग? प्रोफेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अच्छा एक बात आपको और इम्पोर्टेंट बात बोलते हुए चलें कि हम बताए आप लोग, सेंट्रोजोम जो है वो खुलिये की तकसीम के दौरान स्पेंडल फाइबर बनाता है, लेकिन ये सेंट्रोजोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। लेकिन फिर भी प्लांट सेल में डिवीज़न होता है और स्पेंडल फाइबर बनते हैं, लेकिन वो फाइबर प्लास्टिड बनाता है, लेकिन ये सेंट्रोजोम, मतलब आम बात में बोले तो प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और पहले बात करते हैं हम लोग प्रोफेज के बारे में। पहले इसके बारे में डिटेल पर लिख के समझाते हैं, फिर नक्शा बना के बताएंगे। जो पॉइंट लिखेंगे, हर पॉइंट एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। या आप घाटी है क्वेश्चन, जितना भी टफ बुक उठा लीजिए पूरा इंडिया से, यही सब क्वेश्चन मिलेगा जो आपको बता रहे हैं। तो कुछ नया मिलने वाला नहीं है, अगर आप पढ़िएगा तो आराम से जवाब दे पाइएगा। सबसे पहला क्या देखने को मिलता है इसमें? क्लियर विजन ऑफ न्यूक्लियर क्लियर विजन ऑफ क्रोमोसोम।
मतलब क्या, प्रोफेज जब शुरू होगा उसके शुरुआती स्टेज में ही आप क्रोमोसोम्स को साफ तौर पर आसानी से देख पाएंगे। हम बताया था क्या, खुलिया की तकसीम के जब खुली तकसीम नहीं रहा होता है तो आप आम हालत में क्रोमोसोम को देख नहीं पाएंगे। लेकिन चूंकि ये जो प्रोफेज स्टार्ट हुआ है वो किसके बाद स्टार्ट हुआ है, इंट्राफेज के बाद स्टार्ट हुआ है। इंट्राफेज में क्या पढ़ा हम लोग, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है ना, न्यूक्लियर मैटर का डबल हो जा रहा है, खुद को डबल कर ले रहा है, तो इसीलिए वो क्रोमोसोम साफ तौर पर दिखाई देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स कैन बी सीन डिस्टिंक्टली, साफ साफ देखा जा सकता है, तो जवाब होगा वो। फिर उसके बाद अच्छा, खुलिए का बीच में है न्यूक्लियस। अब भाई खाली समय क्या है, साइटोप्लाज्म। अगर नक्शा बना के बताएं तो ये मान लीजिए सेल है, ये आपका न्यूक्लियस और ये वाला साइटोप्लाज्म, ठीक है। सबसे पहले कौन बढ़ने वाला है आप लोगों का, न्यूक्लियस बढ़ने वाला है। जब न्यूक्लियस बढ़ेगा तो आपको याद है कि नहीं, हम बताया था आप लोगों को कि न्यूक्लियस के ऊपर बहुत बारीक पतला झिल्ली होता है, उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे अगर आप लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है पहले गेट खोलना होगा ना, क्या नहीं खोलना होगा। तो चूंकि जब क्रोमोसोम को तकसीम होने वाला है, खुलिया दो हिस्सों में बटेगा, न्यूक्लियस में खुलिया दो हिस्सों में बटेगा, तो सबसे पहले जो जाल जो मेम्ब्रेन जो झिल्ली लगा हुआ है क्रोमोसोम के ऊपर, वो झिल्ली को हटाना होगा। नहीं बात, तभी तो क्रोमोसोम बाहर आएगा, ठीक। तो वो न्यूक्लियस का गेट खुलेगा। गेट खुलने का मतलब क्या हो रहा कि न्यूक्लियस की झिल्ली आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होना शुरू होगी और इस स्टेज के आखिर तक, प्रोफेज के आखिर तक न्यूक्लियस की झिल्ली बिल्कुल गायब हो जाती है। तो पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर या बिगिन टू डिसअपेयर, किस पे वो खत्म हो जाता है, जाहिर मतलब वो खत्म होना शुरू कर देता है। डिसअपेयर होना मतलब गायब होना शुरू कर देता है या गायब हो जाता है, तो वो कौन सा स्टेज है, प्रोफेज। तो लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर, बात समझ आ रही है। तो खुलिए का झिल्ली आहिस्ता, सॉरी न्यूक्लियर का झिल्ली आहिस्ता आहिस्ता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर हो गया। जब ये डिसअपेयर हो जाएगा तो क्या होगा, तो सारे क्रोमोसोम जो हैं वो साइटोप्लाज्म में तैरने लगेंगे। मतलब वो लोग किससे मिल जाएंगे, जो बाकी सेल ऑर्गेनल है, सेंट्रोसोम है या और भी सेल ऑर्गेनल है, इस तरह वो लोग साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, तो ये भी साइटोप्लाज्म में तैरना कब होगा, ये जैसे ही न्यूक्लियस की झिल्ली गायब हो जाएगी, ठीक ना। तीसरा नंबर का, तीसरा पहले क्वेश्चन आते हैं। Chromosomes are formed by two chromatids. इस स्टेज में आप क्रोमोसोम्स को क्रोमोटिड्स की शक्ल में देख पाएंगे। याद कीजिए, इससे पहले दादा तो क्या बताया था कि क्रोमोसोम्स अगर ऐसा रहेगा, बीच में क्या है, यहाँ पर ये सेंट्रोमेयर है, बताया था ना, ये वाला सेंट्रोमेयर है, ये वाला दोनों क्रोमोटिड्स है। एक क्रोमोसोम्स आम तौर पर देखने में कैसा लगता है, इसके लिए बहुत सारी पेचीदगियाँ और होती हैं, लेकिन देखने में बाहर से कैसा लगता है, इस तरह का। मतलब एक क्रोमोसोम आपको दो क्रोमोटिड्स में दिखाई देगा, या ऐसे बोले कि एक क्रोमोसोम्स में दो हिस्से होते हैं, दो क्रोमोटिड्स और एक सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर के मुकाम पे दोनों क्रोमोटिड्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और यही वो जगह है कौन, सेंट्रोमेयर, जो इस स्पेंडल फाइबर के साथ जाकर चपकेगा आने वाले स्टेज में। वो तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको प्रोफेज के इन स्टेज में क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा, ऐसा। लेकिन इससे पहले क्या था, इंट्राफेज में क्या था, या उससे पहले क्या था कि उस न्यूक्लियर रेटिकुलम में एक जाल बना हुआ था, है ना, न्यूक्लियर रेटिकुलम का एक जाल बना हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रोमोनीमाटा बोल रहे थे, है ना।
क्रोमाटिन मैटर से बना हुआ पता जाल बना हुआ था रेशा का ना, नहीं हमारी बात, तो उसने आपको जाल की शक्ल में दिखाई दे रहा था। नहीं बात समझ रही, जिसको लोग क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियर रेटिकुलम, जाल को बोल रहे थे। उस जाल में से हर एक बारीक बारीक रेशा को क्या बोल रहे थे, क्रोमोनीमाटा। तो उस वक्त क्रोमोसोम एकदम बिल्कुल एकदम ही क्रोमोसोम है, हम पहचान नहीं पाएंगे, जाल की तरह दिखाई देगा हमको, ठीक। तो लेकिन इस स्टेज ऑफ प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा, मतलब क्रोमोटिड्स क्या बोलते हैं उसको हम लोग, दिखाया जाएगा ना, इन दोनों पार्ट को लोग बोलते हैं क्रोमोटिड्स, बता रहे हैं। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमोटिड्स होते हैं और एक सेंट्रोमियर होता है। फिर पिछले क्लास में यही बताया था कि सेंट्रोमियर का मुकाम पोजीशन चेंज होने से इन लोगों का नाम भी चेंज हो जाता है, कुछ लोग मार भी खाए उसके ऊपर, है ना। चलिए अच्छा, एक बात और बोलने एक बात और बोलते चले, यहाँ पर पहले तो समझा रहे हैं। 4 नंबर पॉइंट, स्पाइरलाइजेशन ऑफ क्रोमोटिड्स। स्पाइरलेशन का मतलब क्या होता है, अभी क्या हुआ, न्यूक्लियस की झिल्ली गायब हो गई, सारा क्रोमोसोम मैटर साइटोप्लाज्म में। तो जो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म का जो अपना घर, जिसका अपना घर है किसका, बाकी सेल ऑर्गेनल का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लोग बोलेगा भाई लोग क्या कर रहे हैं इधर, तो मेरा करता तो था न्यूक्लियस के अंदर, है ना, तो डरा के धमकाएगा, ये लोग करेगा क्या, तो डर के रहेगा। थोड़ा डर के बोलने का मतलब क्या है, तो क्रोमोसोम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता पेच खाकर पेच खाकर पेच खाकर छोटा होता चला जाएगा, छोटा। और ये बात समझ आ रही है, जैसे हम लोग एक बड़ा सूता देख रहे हैं ना, लड़ाई में लपेट लेते हैं तो कितना कम जगह में सब चला आता, जब खोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाता, पतंग उड़ाते हैं ना, एक थ्रेड कहाँ से कहाँ से चला जाता है, तो ये वही थ्रेड एक लड़ाई में, मेरी बात समझ आ रही है। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम आपस से पेच खा खा के, पेच खा खा करके मोटा और दिखने में छोटा हो जाए। क्यों, क्योंकि वो लोग डरा के रखा, कौन लोग हमें सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, डराता रहता कोई, हमको तो कौन डरा रहा, डरा रहा, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं आपको कि ये जो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम ये इस स्टेज में पेच खा करके, स्प्रिंग की तरह पेच खा करके, पेच खा करके वो क्या होगा, मोटा और होता है। सर अगर कोई बार पेच का जगह तो दिखने में मोटा, लेकिन वो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन जब लंबा करेंगे तो वो स्प्रिंग की तरह काफ़ी लंबा होगा, लेकिन क्या होता है वो पेच खा करके बहुत अच्छा। स्प्रिंग देखें आप लोग ना, जैसे कि स्प्रिंग होता है, टानी को तो लंबा नहीं हो जाएगा वो, समझिए वो लंबा नहीं होकर के पूरा स्प्रिंग पेच खाकर छोटा है, बात समझ में आ रही है। तो उसको बोलते हैं स्पाइरल बन जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पाइरलाइजेशन ऑफ क्रोमोटिड्स। मतलब क्रोमोटिड्स क्या होते हैं, पेच खा करके छोटे और मोटे होकर और साफ दिखाई देने लगते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर शुरू में क्या लिखा कि आप इस स्टेज में क्रोमोसोम्स को साफ तौर पर देख सकते हैं, ठीक। और इस स्टेज के खत्म होते होते, जैसे स्टेज खत्म होने को आएगा, तो खत्म होते होते जो सेंट्रोसोम था, उस सेंट्रोसोम से आहिस्ता आहिस्ता स्पैंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। तो 5 नंबर, स्पैंडल फाइबर, इसका एक और भी नाम है, क्या नाम है, एस्ट्रल रेज भी नाम इसका है। एक नक्शा बना कर दिखाएंगे इसका, तो कैसा क्या बनता है, एस्ट्रल रेज भी बनना शुरू हो जाता है, ठीक। कॉपी करना है इसको आप लोगों को, सब तो लोग कर सकते हैं कॉपी, तो मसला नहीं है उसको इतना बड़ा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम आपको एक थोड़ा सा एक रफ स्केच बनाकर दिखाते हैं, क्या तब्दीली देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि हम लोगों का ये वाला एक फुलिया है, ठीक है। इस फुलिया के अंदर में ये एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे
ऐसे बहुत सारे होंगे, आप कुछ कुछ बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा स्टेज है? ये इंट्राफेज है, इंट्राफेज है। अब होगा क्या था पहले बताया कि आप क्रोमोसोम को साफ तौर पर देख पा रहे हैं। फिर क्या बताया? न्यूक्लियस की झिल्ली आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगेगी। ये स्टेज खत्म होती है तो क्या होगा? ये पूरा गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और क्रोमोसोम कैसे दिखाई देगा आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है क्रोमोटेट्स बीच में, एक्रोमोटेट्स और बीच में सेंट्रोमेयर है। आपको इस तरह का क्रोमोसोम दिखाई देगा। और इसके अलावा क्या होगा? सेंट्रोजोम से आपका सेंट्रोजोम जो डिवाइड होकर बनाएगा 2 सेंट्रोयोल, और उसमें से स्पैंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जो सेंट्रोजोम था वो टूट के 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसको गायब कर आहिस्ता आहिस्ता, ये पूरा गायब हो गया। अब ये ऐसा नहीं रहेगा, बिखर जाएगा, ठीक। और उसके अलावा जो सेंट्रोजोम था वो टूट कर 2 सेंट्रोयोल बनाएगा, एक ऐसा और एक मान लीजिए ऐसा, और इनमें से फाइबर निकलना शुरू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही लिखा है यहाँ पर कि स्पैंडल फाइबर सेंट्रोजोम से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये था हम लोग कौन सा स्टेज? प्रोफेज का। तो प्रोफेज में मोटा मोटी खुलासा बोले क्या सवाल अरे क्या पैदा होता है? कौन कौन सा पॉइंट है कि इस स्टेज में आप प्रोफेज जो है माइटोसिस का जो पहला स्टेज, ठीक है। पूरी स्टेज में क्या हो रहा है कि आप जो झिल्ली है न्यूक्लियस का, तो पहले क्या लिखा? आप क्रोमोसोम को साफ तौर पर डिस्टिंक्टली देख पाएंगे। फिर क्या बताया आप कि न्यूक्लियस की झिल्ली आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगी। ये बताया कि आप क्रोमोसोम्स को क्रोमोटिड की शक्ल में देख पाएंगे। क्रोमोटिड मतलब क्रोमोटिड और बीच में क्या रहेगा? सेंट्रोमेयर। उसके अलावा क्या बताया कि क्रोमोसोम छोटे और मोटे होकर आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। वो छोटे और मोटे कैसे होते हैं? पेज फाड़ने के बिना पर। क्या उसको बोलते हैं? स्पाइराइजेशन। फिर इस स्टेज के इस प्रोसेस के आखिरी तक पूरा मेम्ब्रेन झिल्ली गायब हो जाता है न्यूक्लियस का, और 2 स्पैंडल फाइबर बनने लगते हैं सेंट्रोजोम की मदद से, ठीक है। इसके बाद कौन स्टेज शुरू होगा? फिर इसका मेटाफेज। मिटाते हैं इसको। तो इसके बाद शुरू होगा मेटाफेज स्टेज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस का डिवीजन। तो प्रोफेज में क्या देखा हम लोग कि न्यूक्लियस की झिल्ली गायब हो गई थी। वो सारा का सारा क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आकर तैरने लगा और इस स्पैंडल फाइबर बनना शुरू हो गए थे। क्रोमोसोम साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अब इसके सेकंड स्टेज में क्या होगा? जो स्पैंडल फाइबर जो बनना शुरू हुआ था प्रोफेज के आखिरी स्टेज तक, प्रोफेज स्टेज का आखिरी मरहले में जो शुरू हुआ था, अब इस स्टेज में वो कंप्लीट, पहला काम होगा कि वो कंप्लीट बन जाएगा। क्या बोलेंगे? सॉरी, 1 नंबर कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ स्पैंडल फाइबर्स, ठीक। कंप्लीट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए आप। मतलब समझिए जब खुलिया जब तकसीम होने खुले जब तकसीम जब जैसे आगे बढ़ेगा ना, तो खुले का राउंड शेप आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा, वो ओवल शेप के अंदर चला जाएगा क्योंकि उसको बड़ा होना आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या होगा कि जो फाइबर है, जो आपका फाइबर बनाएगा वो इस तरह का बनाएगा, ऐसे। पहले हम लिखते हुए समझाते हैं आपको, पहले लिख लीजिए। पहले 2 नंबर पॉइंट ट्रेनिंग को तो बता रहे हैं। पोल्स या इक्वेटर,
पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, समझ आएगा। हाँ लिखो, लिखने पर समझा रहे हैं। इतना बोले समझाया था। मतलब क्या हुआ कि इस स्टेज के आखिर तक क्या होगा, आपका कंप्लीट स्पैंडल फाइबर बन जाएगा और सारा का सारा जो इस पर जो बनेगा स्पैंडल फाइबर वो दो हिस्सों में दो तरफ चल जाएगा। आप वो समझते हैं पोल किसको बोलते हैं? नाम सुने पोल का? पढ़े ज्योग्राफी पढ़ते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक तरफ है, दूसरा ठीक उसके उल्टा तरफ है ना। तो ऐसे क्या होगा कि जो दो सेंट्रोयोल बन के जो फाइबर बना रहे थे ना, तो दोनों क्या होगा, दोनों अलग अलग पोल की तरफ, मतलब एक चला जाएगा उस तरफ, एक चला आएगा। बात समझ में आ रही है? और जितना क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम वो कहाँ चला गया, खुले के ठीक बीचों बीच। बात समझ में आ रही है? बीचों बीच को क्या बोलते हैं आम भाषा में? ज्योग्राफी पढ़े हैं आप लोग, ज्योग्राफी के भाषा में पढ़िएगा आप लोग। तो जो लाइन बीच से पास करता है अर्थ का, इसको बोलते हैं इक्वेटर, है ना। और एक होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, इसको बोलते हैं तुलुल, गलत बोलते हैं लैटिट्यूड। एक लंबा लाइन टानते हैं, पढ़े हैं आप लोग? तो थोड़ा उस सेंस से समझिए आप। तो क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल जो दो बनते हैं वो दो मुख्तलिफ पोल पर, यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में चले जाते हैं। मान लो एक यहाँ चला है तो चलाएगा ठीक उसके सामने वाले, और जितना भी क्रोमोसोम था वो कहाँ चला है, ठीक खुलिए के बीचों बीच, यानी कि इक्वेटर पे, ठीक। तो पूछता है कि क्रोमोसोम्स जो है किस स्टेज में खुलिए के इक्वेटर में आ जाते हैं या खुलिए के बीचों बीच में आ जाते हैं। ज़्यादातर इक्वेटर बोल के पूछता है। तो किस स्टेज में आ जाते हैं? मेटाफेज में। या तुम्हारा दो पोल कब बनता है, कौन से स्टेज बनता है, सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रहेगा ना, वहाँ पर जवाब टिक कर पाइएगा, जवाब दे पाइएगा, ठीक। उसके अलावा कुछ जो फाइबर बनते हैं, जो फाइबर बनता है यहाँ पर, इससे कुछ फाइबर को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइबर और कुछ फाइबर को बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। कैसे बनता है देखिए, समझिए जरा इसको। पहले क्या बताया आपको कि क्रोमोसोम कहाँ चला आएगा, इक्वेटर। हम ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, 4 ही बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ चला है, ठीक खुलिए के बीचों बीच का मतलब क्या हुआ, इक्वेटर। और जो सेंट्रोसोम और जो यहाँ पर जो फाइबर बनाएगा, एक शुरू यहाँ से होगा, कुछ शुरू यहाँ से होगा, कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा। ये जो एस्ट्रल जो फाइबर निकला हुआ है, कुछ फाइबर ऐसा होगा कि जो शुरू एक पोल से होगा और खत्म कहाँ होगा, दूसरे पोल में खत्म हो जाएगा, मतलब कहीं पर उसे ब्रेक नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फाइबर। और कुछ फाइबर ऐसा होगा जो जाकर चपक किसे जाएगा, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से। तो जो फाइबर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर से चिपकेगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्रोमोसोमल फाइबर। बात समझ में आ रही है? तो क्रोमोसोमल फाइबर किसको बोले, बात समझ में आया? और कॉन्टिन्यूअस फाइबर किसको बोला? कॉन्टिन्यूअस फाइबर का मतलब क्या हुआ, ऐसा फाइबर जो एक पोल में शुरू होगा, अगला पोल पर आकर खत्म होगा, बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं होगा उसमें, वो किसी क्रोमोसोम में जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे क्रोमो। जैसे मिसाल तो ये वाला दिखा रहे हैं, ये क्रोमोसोमल फाइबर है। लेकिन कुछ तो फाइबर जो है वो क्रोमोसोम से जाकर चिपका हुआ, क्रोमोसोम में चिपका हुआ बोलने का मतलब क्या है, सेंट्रोमियर से जाकर चिपका हुआ है। यही बताया ना कि जो फाइबर होता है वो खुले के दक्षिण के दौरान क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर से जाकर चिपकता है, तो उस फाइबर को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल फाइबर, ठीक है, याद रहेगा। उसके अलावा एक आखिरी पॉइंट क्या है इसमें,
तो खैर बोल ही दिया वाला बात, क्रोमोसोम्स आर attached to स्पेंडल फाइबर। जो बात बोल रहे थे अभी हम, मतलब क्रोमोसोम्स कहाँ से जाएगा, अटैच हो जाएगा, स्पेंडल फाइबर से अटैच हो जाएगा। और ये जो फाइबर जो है, जो क्रोमोसोम से अटैच हो रहा है, वो कौन सा पोजीशन है, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रो, याद रहेगा, सेंट्रोमेयर। और क्रोमोसोम्स कहाँ चले आते हैं खुलिए के, chromosomes comes on equatorial plane, मतलब खुलिया के बीचों बीच चले आते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला हम लोगों को कि जो फाइबर बनना शुरू हुआ था कहाँ पर, प्रोफेज में, उसके आखिरी स्टेज पे शुरू हुआ था, वो मेटाफेज में कंप्लीट बन जाता है। यहाँ दो तरह के फाइबर है, एक कॉन्टिन्यूस और एक क्रोमोसोमल। किसको बोला कॉन्टिन्यूस, जो एक पोल शुरू हुआ अगला पोल बनाकर खत्म हुआ, और किसको बोला क्रोमोसोमल फाइबर, ऐसा फाइबर जो क्रोमोसोम से जाकर जुड़ जाए। ठीक, उसके अलावा क्या बोला कि क्रोमोसोम्स जो है वो इस स्पेंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। और कहाँ से जुड़ते हैं वो लिखा है यहाँ पर नहीं है, आप लोग समझ लीजिए, बताया आपको कई बार। कहाँ से जुड़ते हैं, ये फाइबर खींचेगा क्रोमोसोम को, कुछ यहाँ खींचेगा कुछ वहाँ खींचेगा, तो कहाँ से टारगेट खींचेगा, सेंट्रोमेयर के मुकाम से। उसके अलावा जो बोला क्रोमोसोम कहाँ से जाते हैं, खुलिए के बीचों बीच। जो बता रहे हैं बस यही सब क्वेश्चन है, बाकी अब याद रख पाइएगा तो आपके लिए अच्छा है। मिटाए इसको। तो प्रोफेज के बाद मेटाफेज हो गया, मेटाफेज के बाद अब एनाफेज। टाइम चल रहा है ना भाई। एनाफेज, एनाफेज अब क्या हो गया था यहाँ पर कि जो फाइबर था मेटाफेज में, वो क्रोमोसोम्स को पकड़ लिया, चिपक गया उससे। मेरी बात समझ में आ रही है। अब वहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा क्रोमोटिड्स का ब्रेकअप होगा, क्रोमोटिड्स को तोड़ना होगा। टूट के एक क्रोमोटिड्स वहाँ जाएगा, एक क्रोमोटिड्स यहाँ आएगा। आपको थोड़ा बना के बताते हैं। पहले लिख ले पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखे यहाँ पर हम, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। ठीक, सेंट्रोमेयर का डिवीजन होगा, फिर सेपरेशन ऑफ क्रोमोटिड्स होगा, तीसरा moments of chromatids towards poles। मतलब कि यहाँ पर हुआ जो खिंचाव पैदा हो रहा है, खिंचाव पैदा होने के बिना पर क्या होगा, सेंट्रोमेयर का डिवीजन होगा। मतलब मान लीजिए कि क्रोमोसोम इस शक्ल का था, सपोज कर लीजिए इस तरह का था, इस तरह का क्रोमोसोम कोई होगा। जब इंट्राफेज के स्टेज में इसका जब सेल्फ डुप्लीकेशन हुआ होगा तो कैसा हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा, है ना, यही पढ़ा ना, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं।
हम क्या बताया था कि इंट्राफेज में सेल्फ डुप्लीकेशन होता है, डीएनए मटेरियल खुद को डबल करता है। पहले मान लीजिए वो ऐसा कर रहा होगा तो क्या हो गया होगा, डबल हो गया होगा, डबल हो गया होगा ना, समझिए। ऐसे क्रोमोसोम यहाँ पर ये वाला है, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, सेंट्रोमेयर का ब्रेकअप होगा। क्या लिखा है यहाँ पर, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर टूट जाएगा। ये जब टूटेगा तो कैसा हो जाएगा, देखने में ऐसा हो जाएगा। और ये बात समझ में आ रही है, सेंट्रोमेयर टूट गया। अब सेंट्रोमेयर टूट जाएगा तो क्या लिखा, सेपरेशन को, एक ही बात है। अगर डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर बोल रहे हैं या सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स बोल रहे हैं, दोनों पॉइंट एक ही है, एक ही बात को जाहिर कर रहा है। सिर्फ फर्क क्या है, एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछ लेता है कि माइटोसिस का कौन सा स्टेज में सेंट्रोमेयर डिवाइड होता है, या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है इसी बात को कि माइटोसिस का कौन सा स्टेज में क्रोमैटिड्स अलग अलग होता है। तो दोनों के माने तो एक ही है, सेंट्रोमेयर भी डिवाइड हुआ और क्रोमैटिड भी अलग अलग हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो फाइबर है, ये जो फाइबर जो यहाँ पर है, अब खींचेगा इन लोगों को। सपोज मान लीजिए ये फाइबर है, तो क्या होगा, ये लोग क्रोमोसोम्स को एक यहाँ टानेगा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ टानेगा, बात समझ में आ रही है। अब क्रोमोसोम खींच रहा है, कहाँ से खींच रहा है, देखो पकड़े, कहाँ से खींच रहा है, सेंट्रोमेयर के मुकाम से खींच रहा है। हुआ क्या इस स्टेज में, पहले सेंट्रोमेयर डिवाइड हो गया, यानी क्रोमैटिड टूट गया। टूटने के बाद एक हिस्सा इस तरफ जाएगा, एक हिस्सा उस तरफ जाएगा। तो उस तरफ कौन खींच रहा है इसको, वही स्पेंडल फाइबर जो कौन बनाया था, सेंट्रोमेयर बनाया था। यही चीज कहाँ पर नहीं बन रहा था, माइटोसिस में नहीं बन रहा था। इसलिए माइटोसिस में क्या बोला था, डायरेक्ट सेल डिवीजन। अरे भाई कॉफी पी रहे, दिमाग तेरा खराब हो रहा, ठीक ना। तो क्या लिखा हम लोग, मोमेंट्स ऑफ क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स पोल। पूछता है एग्जाम में तो कौन सा स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स आहिस्ता आहिस्ता मुखालिफ पोल की तरफ, वो अपोजिट पोल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो कौन सा स्टेज है, मोमेंट्स ऑफ क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स पोल्स, पोल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब खींच रहे होते हैं तो उस वक्त क्रोमोसोम का शक्ल कैसा हो जाता है, या तो इंग्लिश की लेटर वी की तरह होता है, या तो कभी कभी एल की तरह होता है ना, वी की तरह, कभी कभी एल की तरह बन जाता है। तो पूछता है वो कौन, जब क्रोमोसोम को खींचा जाता है, जब क्रोमोसोम्स को जब खींचा जाता है दोनों पोल की तरफ, तो उस वक्त क्रोमोसोम का शक्ल इंग्लिश के कौन से लेटर की से मिलता जुलता है, एमसीक्यू में लिख के दे देगा, एल वी पी क्यू आर। या एल वी तो क्या रहता है, ये एल दे देगा, पी क्यू और आर एस दे दिया। तो आपको अगर याद है तो लिखिएगा, नहीं याद है तो नहीं लिखिएगा। आपको तो अपने क्यों लिख रहे हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व किया आपको मालूम होगा। सर ठीक है बोल लेता, ठीक है। अरे बात समझ में आई, अच्छा। उसके बाद इसमें ये वैसे ही 3 तब्दीली थी। अब लास्ट स्टेज क्या बचा, टेलोफेज। एक बार फिर से प्रोफेज से बोलते हैं। प्रोफेज में क्या देखा था हम लोग, सबसे पहले क्रोमोसोम साफ तौर पर दिखाई दे रहा, फिर निकल की झिल्ली आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जा रही थी। फिर क्या देखा हम लोग, क्रोमोसोम छोटे और मोटे होकर साफ तौर पर दिखाई देख रहे थे। फिर क्या देखा हम लोग, उस स्टेज के आखिरी तक न्यूक्लियस की झिल्ली गायब हो गई थी और इस स्पेंडल फाइबर से, सेंट्रोसोम से इस स्पेंडल फाइबर बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। मेटाफेज में क्या देखा, शुरुआत में क्या देखा हम लोग, वो टोटल फाइबर जो था बन गया। उसका एक और नाम क्या था, एस्ट्रल रेस, है ना। और क्या देखा हम लोग, क्रोमोसोम खुलिये के बीचों बीच चले आ रहे थे। फिर देखा हम लोग कॉन्टिन्यूस फाइबर देखा हम लोग, कुछ हम लोग देखा क्रोमोसोमल फाइबर देखा। अच्छा, उसके बाद हम लोग कहाँ पर चले आए हम लोग, फिर एनाफेज। एनाफेज में क्या देखा कि सेंट्रोमेयर का और क्रोमैटिड्स का डिवीजन हुआ, ठीक। आज उसको अपनी तरफ, दोनों पोल की तरफ खींचा जा रहा है। कौन खींच रहा है, इस स्पेंडल फाइबर। जब वो खींच रहा है तो शक्ल कैसा बन जा रहा है उसका, इंग्लिश लेटर की तरह वी और एल। बता दे उसको, बस चलो बोल के खत्म कर दे क्लास। अगले दिन डिवाइड करेंगे साइटोप्लाज्म। अब रहा टेलोफेज। अगर सुनते नहीं तो आज साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है। टेलोफेज सबसे आखिरी स्टेज,
इसका माइटोसिस का। कौन खींच रहा है क्रोमैटिड्स को, क्रोमोसोम्स को? स्पाइंडल फाइबर। कौन शेप में खींच रहा था? किसमें? एनाफेज में, है ना। अभी टेलोफेज में ये लोग मुकम्मल पहुंच जाएगा, मतलब खिंचाव पूरा खींचने का काम कंप्लीट। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? पहला ये क्रोमोसोम्स रीच, मतलब पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम्स रीच टू द पोल, मतलब क्रोमोसोम्स मुकम्मल तौर पर दोनों पोल की तरफ पहुंच गए। अच्छा, हम लोग प्रोफेज में क्या देखा था कि क्रोमोसोम छोटे और मोटे होकर साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। क्यों वो छोटे मोटे हो जा रहे थे? क्योंकि स्प्रिंग की तरह शक्ल इख्तियार कर रहे थे। क्या नाम बताया था उसका? स्पाइरलाइजेशन। ठीक, अब चूंकि अपने अपने दो स्टेज में पहुंच गया, दोनों पोले पहुंच गया है, जो पेज खा के छोटा मोटा हो गया तो पेज अब खुलना, मतलब ठीक उसका उल्टा होगा। वहाँ पर क्या हुआ था? स्पाइराइजेशन, मतलब वो स्प्रिंग की तरफ पेज अगर छोटा और मोटा हो गया, अब वो पेज उल्टा खुलेगा और वो बड़ा होगा, तो उसको बोलते हैं डिस्पाइराइजेशन। डिस्पाइरेलाइजेशन। ठीक, एग्जाम में, इसलिए एग्जाम में ना कभी कभी ऐसे आता है कि माइटोसिस में प्रोफेज में और टेलोफेज में डिफरेंस बयान करो। यही बात दे देगा आपको। तो 4 पॉइंट्स क्या लिखो? 4 पॉइंट्स का मान लिखिए। और कितना याद करोगे बुक से? जितना हम नोट भी देंगे तुम लोग तो कितना याद करोगे? जो बहुत सारा बात समझा हुआ रहेगा तो जल्दी याद होगा, हर बात को तुम याद नहीं कर सकते। ठीक, तो डिस्पाइलेशन, अब कोई आदमी अभी देखेगा आगे बाहर, इसका माने क्या समझेगा वो? ये आप समझ रहे इस वर्ड के माने क्या है? इस वर्ड के माने क्या है कि क्रोमोसोम अब जो पेज का छोटा मोटा हो गया था, पूरा पेज में आहिस्ता आहिस्ता खुलकर लंबा होगा। उसका उल्टा का नाम क्या हुआ? डिस्पाइलाइजेशन। और हम लोग क्या देखा था कि वहाँ पर न्यूक्लियस की झिल्ली आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गई थी और प्रोफेज के आखिरी तक मुकम्मल तौर पर गायब हो गई थी। अब चूंकि न्यूक्लियस, चूंकि अब आपका क्रोमोसोम दो हिस्सों में दो तरफ पहुंच जाएगा, मतलब क्या होगा यहाँ पर? इस स्टेज का बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये कि क्रोमोसोम जो है दोनों पोल की तरफ पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गया। पहुंच जाने के बाद क्या हुआ? डिस्पाइलाइजेशन शुरू हुआ, मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता पेज खुल के लंबा होगा। और क्या होने वाला है यहाँ पर? अब जो झिल्ली वहाँ गायब हुआ था, कहाँ पर? प्रोफेज, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, मतलब दोबारा झिल्ली बनना। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का झिल्ली दोबारा रीअपियर होगा। दोनों में कोई फर्क है कि नहीं? इसी डिजाइन में फर्क आता है इन लोगों का कि वहाँ पर झिल्ली डिसअपियर हो रहा, यहाँ झिल्ली रीअपियर हो रहा। वहाँ पर हुआ था स्पाइलाइजेशन, यहाँ हुआ था डिस्पाइलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is सॉरी क्या होगा? रीअपियर होगा। ठीक है ना? तो न्यूक्लियर की झिल्ली आपको दोबारा दिखाई देने लगेगी। ठीक, बात समझ में आई? इस तरह से देखते क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता खुलिया में कितना बन गया? इस स्टेज के लास्ट तक पहुंचे तो क्या देखेंगे हम लोग कि टू न्यूक्लियस इन सिंगल साइटोप्लाज्म। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आपको इस स्टेज के आखिर तक आपको खुलिये में, एक खुलिये में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई देगा, लेकिन साइटोप्लाज्म एक ही रहेगा। मतलब ये भी क्या डिवाइड किया हम लोग? सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड किया। यही तो पढ़ रहे थे हम लोग, कार्डियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तक क्या हुआ कि एक खुलिये में दो न्यूक्लियस बन गया, मतलब दोनों न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में है। अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड
नहीं हुआ। अब डिवाइडेड भी क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। अब डिवाइड कौन होगा यहाँ से हम लोगों का, साइटोप्लाज्म में डिवाइड करेंगे। वो कब करेंगे हम लोग, अगले दिन करेंगे। साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा तो 2 मुकम्मल खुलिया। बात समझ में आ रही है। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले दिन बहुत क्वेश्चन हो गया है, कहाँ पर झिल्ली आता है, कहाँ पर झिल्ली जाता है, कहाँ पर रीअपेयर, वो सब सारा चीज़ पूछेंगे। बहुत क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा। अगले दिन 3 राउंड, आज एक ही राउंड किया हमने। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट और राउंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे साइटोकाइनेसिस, और खामोशी बनाए रखिएगा तो मियोसिस भी टान देंगे उस दिन, खत्म कर देंगे सेल डिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मारपीट से सेव कर दो उसको।